हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डेटेड सेकंड सेमेस्टर एक नए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है सामाजिक विषय, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। क्या नाम है? सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। आज का हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं और इसमें हम इसकी मैराथन क्लास को देखेंगे। इस क्लास में हम इस क्लास में हम राजन सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम राजन सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से जरूर जुड़े और इस फ्री क्लास का आप सभी लोग लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लास से जरूर जुड़ें। आपको हमारे सभी क्लासेस की पीडीएफ, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको फ्री पीडीएफ आसानी से मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं अपनी क्लासेस के टाइमिंग को। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें साइंस का सिलेबस हो चुका है और उसमें प्रैक्टिस चल रही है, तो आप हमारी क्लास से जरूर जुड़े। इसमें हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने राजन सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है और सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की पीडीएफ बना दी है, आप सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी सुबह 11 बजे, जिसका नाम है अंग्रेजी की क्लास होती है। ठीक है, शाम को 4 बजे होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। शाम को 4 बजे हमारी होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसका भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप क्लासेस से जरूर देखें, क्योंकि इन दोनों क्लासेस का जो वेटेज है वो 50 मार्क्स का होता है, इसलिए आप इन क्लासेस को ना छोड़ें। शाम को 5 बजे होती है हमारी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इसमें प्रैक्टिस चल रही है। शाम को 6 बजे होती है हमारी हिंदी की क्लास। इसमें भी सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है और इसमें प्रैक्टिस भी साथ साथ चल रही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 7 बजे, जो है हमारी सामाजिक अध्ययन की क्लास। यह क्लास हमारी आज से शुरू हो रही है और ये हमारा क्या होगा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, राजन सीरीज़ को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, तो आप हमारी क्लासेस से जरूर जुड़े रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। लास्ट क्लास होगी हमारी शाम को 8 बजे, जो है गणित का सिलेबस हो चुका है, सर ने बेसिक से कराया है, तो आप सभी क्लासेस को हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं। और इसमें अब प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस का टाइमिंग है शाम को 8 बजे। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास है सामाजिक अध्ययन की क्लास। आज की हमारी क्लास क्या है? सामाजिक अध्ययन की क्लास है। किसकी क्लास है? सामाजिक अध्ययन की क्लास है। सामाजिक अध्ययन की क्लास में आज हम राजन सीरीज़ को देखेंगे। राजन सीरीज़ में हम आज देखेंगे PYQ। आज हम PYQ देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर विजिट करके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ टारगेट फ्री बैच के नाम से सारी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, तो आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय हैं, ठीक है, आज हम सभी कवर करेंगे और ये हमारे बहुविकल्पीय राजन सीरीज़ के हैं। किसके हैं? राजन सीरीज़ के सभी बहुविकल्पीय हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DLED 2016 में भी आया और 2020 में आया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तराइन के बारे में देख लेते हैं। तराइन का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। ठीक है,
मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में कौन विजय हुआ? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, कौन जीता था? तो इसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जीते थे और हारा था मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये हमारा तराइन का प्रथम युद्ध था, ये हमारा तराइन का प्रथम युद्ध था। नेक्स्ट युद्ध था हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें तराइन का प्रथम युद्ध पूछा है, इसी प्रकार से तराइन का द्वितीय युद्ध भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड युद्ध कब हुआ था। सेकेंड युद्ध 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जो था वो जीता था, ठीक है। मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो आप याद कर सकते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, ठीक है। ये तो आप ध्यान रख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ दोनों युद्ध हुए थे। जबकि पहले युद्ध में कौन जीता था? पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में गौरी जीता था। दूसरे युद्ध में गौरी जीता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1191। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ये देख सकते हैं आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में भी आया, 2020 में आया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम ये देख लेते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में हुई थी और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1025 से 1026। 1025 से 1026 के बीच इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा होती है नाइट्रोजन की। किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 78% होती है। जबकि ऑक्सीजन 21% होती है। जबकि ऑक्सीजन क्या होती है? 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? उबलते रहते हैं, यानी कि फूटते रहते हैं, एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेसुवियस जी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेसुवियस ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? वेसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं कि ये ज्वालामुखी कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो वेसुवियस ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये दोनों इटली में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। ये इटली के ज्वालामुखी है, वेसुवियस ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है पोपा ज्वालामुखी। यह है कहाँ का? यह है म्यांमार का है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ का है? म्यांमार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। यह जापान का है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ का है? जापान का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेसुवियस
ऑप्शन नंबर बी बिसूबियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 14 से 18 का में वर्णित जो है वो क्या है? समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। क्या है? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या कहलाता है? बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ग्राउंड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? ग्राउंड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। किसने कराया? शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया। किसका? ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का क्या है? उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो वह ले गया दौलताबाद। कहाँ ले गया? दौलताबाद में ले गया। ठीक है, कहाँ ले गया? दौलताबाद। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है और इसमें हम बहुविकल्पी टाइप से ही इसको पढ़ेंगे, इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अश्व अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री अक्ष अक्षांश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? तो ये एक महासागरीय धारा होती है। ये एक महासागरीय धारा होती है। क्या होती है? गल्फ स्ट्रीम क्या होती है? एक महासागरीय धारा होती है। एक महासागरीय धारा होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को और क्या कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दास वंश कहा जाता है। दास वंश कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता है। दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैकूबाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैकूबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश की एक प्रमुख महिला कौन थी? एक महिला सुल्तान कौन थी? गुलाम वंश की एक प्रमुख महिला सुल्तान कौन थी? तो उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या था? उसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या था? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी
सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम उपनाम से क्या करता था, कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ईश्वर की भक्ति उपासना में अभिव्यक्ति प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं सूफी। क्या कहलाते हैं, सूफी कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव विंध्यारण्य। माधव विंध्यारण्य। हरिहर बुक्का दोनों भाइयों ने क्या किया था, विजयनगर की स्थापना के लिए माधव विंध्यारण्य की मदद ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। चंद्रमा का परिक्रमण पथ क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपोजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी क्या कहलाती है, निकटतम की स्थिति एपोजी कहलाती है। क्या कहलाती है, एपोजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। जबकि सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, यह होती है हमारी अमावस्या के दिन। कब होती है, अमावस्या के दिन होती है सूर्य ग्रहण की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का सबसे निकटस्थ उपग्रह है, पृथ्वी का सबसे निकटस्थ उपग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, चंद्रमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तनाव बल के द्वारा। किसके द्वारा, तनाव बल के द्वारा भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, तनाव बल के द्वारा, तनाव बल के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है, बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक्षिप्त बलन में। अब अधिक्षिप्त बलन में क्या होता है, चट्टानों का जो क्रम होता है वो उलट जाता है, चट्टानों का क्रम जो होता है वो उलट जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सूत कातना उद्योग है, सूत कातना उद्योग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुटीर उद्योग। क्या है, कुटीर उद्योग सूत कातना का उद्योग कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कहलाती है, तो किसकी है, भगवान नटराज की, भगवान नटराज की। जिसमें क्या होते हैं, कौन होते हैं, नटराज की मूर्ति में नृत्य करते हुए कौन होते हैं, महादेव होते हैं, महादेव की प्रतिमा होती है नटराज रूप में। तो चोल काल निर्मित सर्व उत्कृष्ट प्रतिभा है, चोल काल की सबसे अच्छी प्रतिमा कौन सी है, नटराज की है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, वह सुल्तान जिसने कारखानों की एकता नाम रखा, वह सुल्तान जिसने कारखानों की एकता नाम रखा, कारखानों को किसका नाम रखा, एकता का नाम रखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। किसने, इल्तुतमिश ने कारखानों को क्या नाम रखा, एकता नाम रखा। क्या रखा, एकता नाम रखा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। यह कौन था? यह गुलाम वंश का संस्थापक था। यह गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसी ने अढ़ाई दिन के झोपड़े की स्थापना कहाँ की थी? अजमेर में की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हिजरी संपद चलाया गया। हिजरी संपद चलाया गया। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अकबर के द्वारा। हिजरी संबंध अकबर के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी खानवा युद्ध के लिए, फतेहपुर सीकरी खानवा युद्ध के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्या है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई ने। ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई ने मराठों की स्वतंत्रता का युद्ध किया था। उसमें क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2। लेकिन अब वर्तमान समय में आंग्ल इंडियन के सदस्यों को खत्म कर दिया गया है। क्या किया गया है? खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है या बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश का है, या तीसरा ऑप्शन है बदलने का अधिकार नहीं है, चौथा ऑप्शन है बदलने का अधिकार केवल न्यायालय मंत्रालय को है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में विवाद में रहा है। क्या रहा है? विवाद में रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, वह बजट जिसमें आय और व्यय का बराबर हो। जिसमें क्या हो? आय और व्यय मतलब खर्चा और बचत सेम हो। आय और व्यय मतलब जिसमें क्या हो? जिसमें राशि यानी कि मूल राशि और व्यय यानी कि जो खर्चा किया है वो समान हो, तो वो बजट कौन सा कहलाता है? वह संतुलित बजट कहलाता है। कौन सा बजट कहलाता है? संतुलित बजट कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है। 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों में 6 महीने की रात होती है तथा 6 महीनों का दिन होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2015 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 2015 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को ले सकें। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है और हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमें ये पता चलेगा कि हमारा स्कोर क्या रहा। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें, उसमें बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लगता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग। तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग, घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखें क्योंकि आपको आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। कौन सा सागर? मृत सागर। इसमें क्या होता है? सर्वाधिक लवणता यानी कि इसमें क्या होता है, इस सागर में नमक की अधिकता होती है। नमक यानी कि NaCl की अधिकता होती है, जिसे लवण कहते हैं, जिसे लवण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक लवणता होने के कारण इसमें व्यक्ति तैर सकता है। इस सागर में व्यक्ति तैर सकता है क्योंकि इसमें अत्यधिक लवणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अल-बरूनी ने शाहनामा की रचना की। किसकी की रचना? शाहनामा की रचना की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तथाकथित दास वंश। दास वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। दास वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। क्या है? संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, तुगलक वंश में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम है? तुगलक वंश में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम है विजयनगर। जिसका नाम क्या है? विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। तुगलक वंश में यह प्रथम हिंदू राज्य था। क्या था? यह एक प्रथम हिंदू राज्य था। क्या था? प्रथम हिंदू राज्य था जिसका नाम क्या था? विजयनगर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। किसने की? हरिहर और बुक्का ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, चीनी यात्री हेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसांग बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए भारत आया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। तो किस शैल से निर्माण किया गया है भारत के दक्षिणी पठारों का? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आग्नेय शैलों से। भारत के दक्षिण के पठार आग्नेय शैलों से बने होते हैं।
आग्नेय शैलों से बने होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ताजमहल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल हमारा क्या है, ताजमहल, जो कहाँ स्थित है, जो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, पर्वतीय क्षेत्र में गहरी और संकरी घाटी को कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गहरी और संकरी घाटी को कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, गॉर्ज। क्या हो जाएगा, गॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी और संकरी कैसी, संकरी घाटी को क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ किया गया। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ किया था, किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने धर्म घोष की घोषणा की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लास लाइक भी करते रहे आप लोग, लाइक नहीं करते हैं आप, जल्द से जल्द आप सबसे पहले हमारी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास से जोड़ें जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, दीनार। दीनार गुप्तकालीन मुद्राएं हैं। दीनार गुप्तकालीन क्या है, मुद्राएं हैं। क्या है, मुद्राएं हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 2017 में 2019 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराइन का युद्ध कब हुआ और ये किसके बीच हुआ। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, और दूसरा युद्ध जो था वो हमारा 1192 में हुआ। कब हुआ, 1192 में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। ठीक है, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और द्वितीय युद्ध में कौन जीता था, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। कौन सा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जयदेव। जयदेव कौन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 दिग्गज थे। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 दिग्गज थे। कौन थे, तो वो कौन थे, हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, मानसूनी पवन कहलाती है, मानसूनी पवन कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसमी पवन। मौसमी पवन, मौसमी पवन को ही मानसूनी पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी पवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, 66.5 डिग्री, ठीक है, 66 सही 1/2 डिग्री के ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला कटिबंध है। 66 सही 1/2 डिग्री के ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला कटिबंध है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उष्ण, क्या है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला कटिबंध क्या कहलाता है? पाया जाने वाला कटिबंध क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान में सूचियां हैं, भारतीय संविधान में सूचियां हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवृत्ति सूची। तीसरी क्या है? समवृत्ति सूची। राज्य में क्या होता है? संघ में क्या होता है? इसमें केंद्र, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये केंद्र से संबंधित होता है, जबकि राज्य से संबंधित होता है। और समवृत्ति सूची में क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों प्रतिभागी होते हैं। क्या होते हैं? दोनों प्रतिभागी होते हैं। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? तो ये समवृत्ति सूची का विषय है। किसका विषय है? समवृत्ति सूची का विषय है। किसका विषय है? समवृत्ति सूची का विषय है। क्या है? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा क्या है? समवृत्ति सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाए कि भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है? 3 है। संघ सूची, राज्य सूची, समवृत्ति सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर। ऑप्शन नंबर बी, शेयर जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार बनाते हैं। क्या करते हैं? पूंजी का बाजार, ठीक है, पूंजी का बाजार बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का है, ठीक है, मूल मात्रक का कार्य मुद्रा है। मूल मापक का कार्य मुद्रा का क्या है? क्या है? सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है, आकस्मिक कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मूल मापक का कार्य मुद्रा का क्या है? प्रमुख कार्य कहलाता है। प्रमुख कार्य कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, 10 अवतार मंदिर स्थित है। 10 अवतार मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, देवगढ़। देवगढ़ में क्या है? देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर है। क्या मंदिर है? कौन सा मंदिर है? 10 अवतार मंदिर है। कौन सा मंदिर है? 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देवगढ़ कहाँ है? देवगढ़ कहाँ है? तो देवगढ़ झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी में देवगढ़ स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी में देवगढ़ स्थित है, जहां पर 10 अवतार मंदिर है। कौन सा मंदिर है? 10 अवतार मंदिर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। हमारे मूल संविधान में
कुल अनुसूचियां हैं, तो हमारे मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति को और किस नाम से जानते हैं, तो प्रारूप समिति को मसौदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसौदा समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 अजंता में गुफाओं की संख्या है। अजंता में गुफाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। कितनी है? 30 है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला का वायसराय था। कहाँ का था? तक्षशिला का वायसराय था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लासेस से जरूर जोड़िए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुमारगुप्त के समय में हूणों ने पहली बार क्या किया था? आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 सबसे पहले भारत आया था। सबसे पहले भारत आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सबसे पहली बार क्या किया था उसने? वह भारत आया था। क्या किया था उसने? सबसे पहली बार भारत आया था। तो सबसे पहली बार भारत आने वाला व्यक्ति कौन है? मेगस्थनीज है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज की बुक का नाम बताइए। मेगस्थनीज की बुक का नाम बताइए। तो मेगस्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 हर्षचरित्र के रचयिता थे। हर्षचरित्र के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित्र के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पाल वंश की स्थापना की। पाल वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल ने। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। क्या किया? पाल वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 संविधान के निमात्री सभा के अध्यक्ष थे। संविधान के निमात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के निमात्री के क्या थे? अध्यक्ष थे। निमात्री के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि
संविधान में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 भूजल स्रोत है। भूजल स्रोत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा का जल। वर्षा का जल भूजल स्रोत कहलाता है। वर्षा का जल भूजल स्रोत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है और इससे क्या होगा। और आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपने कितना तैयार कर लिया है और कहाँ कहाँ पर आपकी कमी है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए और अपने क्वेश्चंस को देखिए कि आपके कितने में से कितने ठीक हैं। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, आपका स्कोर क्या रहा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है तो कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर। कहाँ पर? मकर रेखा पर मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 भारत का मानक समय निर्धारित किया गया। भारत का मानक समय निर्धारित किया गया तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि भारत का मानक समय निर्धारित किया गया 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री यानी कि 82 सही 1/2 डिग्री। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा ने क्या किया? अपना समय निर्धारित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालय के लिए उपयोगी स्तंभ है। यह कथन किसने दिया कि ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। MC सीतलवाड़ ने ये कहा कि ये तत्व जो कि नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के शेक्सपियर क्या थे? नागरिक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासन बना। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना तो ये कब बना था दिल्ली का शासक? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 1266 में। 1266 में आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो 1206 में। 1206 में क्या हुआ? गुलाम वंश की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 तालीकोट का युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 1565 में। 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ। तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांत में बांटा गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 6 प्रांतों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी का आकार क्या है? गोल।
क्या है, गोल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 50 मार्क्स का होता है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का वेटेज और अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों का वेटेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। आप इसमें तैयारी जरूर करें, क्योंकि इसका वेटेज जो है 50 मार्क्स का है और आपको पासिंग मार्क्स तो लाने ही हैं। तो इसलिए आप इन क्लासेस को जरूर देख लें। आपका एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए ये क्या होंगे, लाभदायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, संविधान लागू किया गया। संविधान लागू किया गया। संविधान लागू कब किया गया था? संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1946। 26 नवंबर 1946। हाँ, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, सेल्यूकस निकट और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकट और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त। बृहदत्त कौन था? यह मौर्य साम्राज्य का एक अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, गुप्त सम्राट का प्रारंभ वर्ष है। गुप्त सम्राट का प्रारंभ वर्ष है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 319 ईसा पूर्व। 319 ईसा पूर्व में गुप्त सम्राट की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। सकता है कि गुप्त सम्राट को किसने शुरू किया? गुप्त सम्राट को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्राट की क्या की? शुरुआत की 319 ईस्वी में। कब की थी? 319 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश की स्थापना की है गोपाल ने। किसने की? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के कौन है? लेखक हैं। कौन है? लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, गुप्त काल की भाषा थी। गुप्त काल की भाषा थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत। गुप्त काल की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, सल्तनत काल में सैनिकों को नकद देने की प्रणाली अपनाई गई। सल्तनत काल में सैनिकों को नकद देने की प्रणाली अपनाई गई, तो किसने ये शुरू की गई थी? सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने शुरू की गई थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली को अपनाया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन क्षत्रियों से। प्राचीन क्षत्रियों से राजपूतों की, किसकी? राजपूतों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में सूफी संत निजामुद्दीन, कौन? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की क्या स्थित है? दरगाह स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? कहाँ स्थित था? तो कांची में स्थित था। कहाँ था? कांची में स्थित था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। सल्तनत काल में प्रांत को कहते हैं। सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। भूकंप मापने की इकाई है। भूकंप मापने की इकाई है, तो यह रिक्टर पैमाना के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? कौन सी सेल है? संगमरमर कौन सी सेल है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर रूपांतरित सेल का उदाहरण है। संगमरमर रूपांतरित सेल का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते रहें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास से जोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। समुद्र तल से उठे विशालतम भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीप। क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा महासागर क्या है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों को किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का दोनों का अस्तित्व, सह अस्तित्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी सेक्टर भी होते हैं और सार्वजनिक सेक्टर भी होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है? ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक देश बताइए, तो हमारा भारत देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जल मंडल का विस्तार है? पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग का जल मंडल का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 2/3 भाग। 2/3 भाग पृथ्वी के धरातल से जल मंडल का विस्तार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी, कैसी? सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसका अव्वा क्षेत्र बहुत ज़्यादा है? तो वो है अमेजन। वो क्या है?
वो है अमेजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने भाग होते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने भाग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं कि पहला जो होता है वो भूपर्पटी होता है। क्या होता है? भूपर्पटी कहलाता है। दूसरा क्या होता है? मेंटल होता है। दूसरा मेंटल होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है क्रोड। तीसरा होता है क्रोड। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड क्या है? ये आंतरिक संरचना के मुख्य भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लौह तत्व के कारण पृथ्वी का चुंबकत्व का गुण क्या होता है? पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर रूपांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, महाद्वीप के निर्माण में संलग्न बल है। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पटल विरूपणी बल। कौन सा? पटल विरूपणी बल जो होता है वो महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 12वीं सदी में। किसमें? 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सामाजिक विज्ञान की क्लास। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हमने आज बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया है और ये हमारी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो हमारी क्लासेस से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।